हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से सीयूटी पीजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसे एनालाइज करने के बाद पास्ट ईयर के जो हमारा सीयूटी पीजी का पेपर था उसे एनालाइज करने के बाद हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब क्या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पूरा पढ़ना है? तो ऑब्वियसली नहीं, पूरा पढ़ने का समय भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है सब याद रख पाना, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने क्या किया, आपके लिए पिछले पेपर्स को एनालाइज करके दो चीज़ें मैं आपके सामने लेके आई हूँ। पहला कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से, और दूसरे पार्ट में मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि पूरे सिलेबस शेयर करूँगी आपके साथ, और उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस टॉपिक को आपको प्रायोरिटी देनी है, आपके पास समय कम है तो कौन से टॉपिक को आपको कंसिडर करना है। तो बिना समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा केस लॉस कि अच्छा, इसमें सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। बहुत लोग को लगता है कि रीसेंट केस लॉ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो अब तक का तो जो पेपर है उसमें एज सच रीसेंट केस लॉ से तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आप जो रीसेंट केस लॉज है आप उसे पढ़ने लग गए, नहीं। लेकिन जो पुराने ही केस लॉज हैं उसमें से सवाल आता है। अब कैसे सवाल बनता है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, जैसे पहले क्वेश्चन पूछे गए ना उसके हिसाब से मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। तो जैसे क्वेश्चन बोलेंगे कि बताओ इसमें से कौन सा केस है जो कि ट्रिब्यूनल से नहीं जुड़ा हुआ, और ऑप्शन दे देंगे एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, संपत कुमार, ओम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक। तो ये चार आपको ऑप्शन दे देंगे और बताएंगे बताओ कौन सा केस आपका ट्रिब्यूनल से नहीं जुड़ा हुआ। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि वो लोग कोई भी कंसेप्ट लिख देंगे, जैसे लिख देंगे कि राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, है ना, कौन से केस में राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन बताए गए हैं, और नीचे आपको चार ऑप्शन दे देंगे। करेक्ट। उसके बाद फिर एक और तरीका है पूछने का, किसी केस का नाम लिख देंगे, लाइक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, जस्टिस के एस पुट्टासामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब बताएंगे कि किसी भी केस का नाम लिख देंगे और पूछेंगे कि इसके अंदर क्या बताया गया था, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू स्लीप, या जो भी आपके राइट्स हैं वो बता देंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि वो लोग क्या पूछते हैं, हमारे केस लॉस, ऐसे केस लॉस बनते हैं। तो बहुत डीप जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इससे ये पता चलता है कि हमें मतलब एक आइडिया होना चाहिए कि किस केस में क्या हुआ था। और एक और चीज़, अगर आप ऑप्शंस देखोगे ना, मैं बताती हूँ क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो सकता है लेकिन ऑप्शंस ना आप देखना चीज़ों को ईजी बनाते हैं। कैसे ईजी बनाता है, जैसे मैंने अभी आपको ट्रिब्यूनल्स वाला एग्जाम्पल दिया। मतलब अगर आपको पता, अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है ना, तो आप कुछ चीज़ों को खुद ही एलिमिनेट कर लोगे। अगर आप अभी पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना तो आपको समझ आएगा। जब अगर आपने पढ़ा होगा ना कंसेप्ट, ज़रूरी नहीं आपको आपको चारों चीज़ें पता जो ऑप्शन में दी गई है, लेकिन अगर आपको दो चीज़ें पता होंगी ना उसमें से, तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला था हमारा केस लॉस से। दूसरा क्या है, वो हमारा इंडेक्स, नॉट इंडेक्स, मतलब मैं कह दूँगी कि डायरेक्ट आर्टिकल से पूछा जाता है। जैसे ये हमारा, अभी जैसे आप प्रीवियस से क्वेश्चंस देखोगे तो मैं उसी के हिसाब से बता रही हूँ। आर्टिकल 25 से 28 हमारा राइट टू रिलीजन है, तो उसमें से पूछ लेंगे कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशन होते हैं उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो सीधा सेक्शन, मतलब सीधा आर्टिकल से सवाल बना है, अलग से नहीं बनाएगा। किसी ने जस्ट आर्टिकल की बेयर रीडिंग करी होगी तो उसे अंदाजा होगा। बट एक बात ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन बनता है ना सीधा आर्टिकल से, वो उन आर्टिकल से बनता है जो आर्टिकल्स अधिकतर निगलेक्टेड रहते हैं। जैसे क्या होता है कि 14, 15, 16 तक जोश बहुत हाई रहता है, लेकिन 25 से 28 थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। फिर जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे बोल देंगे कि आर्टिकल 33 जो है उससे पार्लियामेंट को क्या क्या एम्पावरमेंट मिलती है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिफिकल्ट नहीं है, आप समझ रहे, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, डायरेक्ट आर्टिकल से है। मतलब किसी ने अगर पढ़ा होगा ना, जैसे एक बार बेयर रीडिंग करी होगी तो बता देगा। लेकिन क्या है कि उससे जल्दी स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है, वो निगलेक्टेड पार्ट रहता है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर वैसा ही बनाया जाता है। तो ये एक तरीका है। उसके बाद वो लोग क्या कर सकते हैं, बोलेंगे कि एक तो मैच द फॉलोइंग है, मैं इसमें बता रही हूँ, तो मैच द फॉलोइंग का अलग अलग क्राइटेरिया। उसमें क्या करेंगे कि लिख देंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, है ना, स्पेशल लीव पिटीशन, और बगल में इधर आर्टिकल्स लिख देंगे। आपको मैच करना होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, अक्सर जो जुडिशरी वाला जो पार्ट रहता है, फिर जो यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर रहता है, उसमें क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, आसपास ये आर्टिकल्स रहते हैं, तो उसका जो है वो लोग डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लेते हैं। अगला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या होता है, ये पूछ सकते हैं कौन सा अमेंडमेंट किस कंसेप्ट से रिलेटेड है, ये चीज़ पूछी जा सकती है। उसके बाद एक मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, वो ये था कि एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कौन सा अमेंडमेंट चैलेंज नहीं हुआ। ऑप्शन दे देंगे 77, 81, 85, 86। फिर कुछ और क्वेश्चन जो कि अमेंडमेंट से बन सकते हैं, जैसे देखो
मैं पिछले साल के, ये तो पिछले साल के पेपर से मैंने ऐसा नहीं देखा, लेकिन जो CUT PG LLM का जो पैटर्न है और जो UGC नेट का एग्ज़ाम है, उनका पैटर्न बहुत ज़्यादा सेम है। सिलेबस अलग है लेकिन पैटर्न सेम है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑब्वियसली सेम ही है। तो उसके अंदर अमेंडमेंट से ऐसे सवाल बनते हैं, ये बोलेंगे कि बताओ इस केस में कौन सा अमेंडमेंट चैलेंज किया गया था, है ना। तो ये सारे सवाल बन सकते हैं। फिर ये पूछ सकते हैं कि मैंने ये देखा था CUT PG LLM के में मैंने क्वेश्चन देखा था कि कौन से अमेंडमेंट से कौन सा आर्टिकल आया है, जैसे 31C, आर्टिकल 31C का पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। अगला है हमारा शेड्यूल। तो शेड्यूल में कैसे सवाल बनते हैं, जैसे एक मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ जो कि मैंने CUT PG LLM में देखा। वो ये पूछ लेते हैं कि 9 शेड्यूल केस किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन दे देंगे IR कोलो का केस और बाकी जो भी ऑप्शन दे देंगे। फिर शेड्यूल से एक 10 शेड्यूल से सवाल बनता है, अच्छा मतलब हमेशा नहीं, लेकिन वो थोड़ा एक इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि उसे थोड़ा पढ़ना पड़ता है, वो डिफेक्शन से रिलेटेड है। तो एक ये मैं आपको बताऊंगी, सिलेबस बताऊंगी ना तो मैं आपको बता दूंगी इंपॉर्टेंट क्या है, बट शेड्यूल से ऐसा सवाल बनता है। तो शेड्यूल से बहुत ज़्यादा नहीं बनता, शेड्यूल का आपको डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत ही आपको एक आइडिया रहेगा ना तो आप उसे आंसर कर दोगे। अगला है हमारा प्रिंसिपल से रिलेटेड, मैक्सिम से रिलेटेड। क्या होता है, जैसे एजेस्डम जेनेरिस है ना, आप आर्टिकल 12 में पढ़ेंगे। आर्टिकल 12 में उन्होंने बता रखा है अदर अथॉरिटी वाला जो क्वेश्चन है ना, अदर अथॉरिटी। तो जो अदर अथॉरिटी क्या होती है उसे इंटरप्रेट करने के लिए अलग अलग रूल लगाए गए हैं ना, तो उसमें से एक एजेस्डम जेनेरिस है। तो पूछ लेंगे कि एजेस्डम जेनेरिस का मतलब क्या है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, जैसे ये कुछ डॉक्ट्रिन्स है, जैसे कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो पूछ सकते हैं कि बताओ कौन से केस में ये प्रिंसिपल, मतलब कौन से केस से प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है। समझ है आपको, अलग अलग वो केस दे देंगे पूरा हमारा, है ना। और पूछेंगे कि मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में भी आ सकता है, और नहीं तो अलग से पूछ सकते हैं। पूछ लेंगे कि बताओ ये वाला जो प्रिंसिपल है हमारा, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, इसका मतलब क्या है ना। और उसके बाद ये कौन से केस में इस डॉक्ट्रिन के बारे में बात किया गया है, तो ये पूछा जा सकता है। मेजरली तो मैच द फॉलोइंग के में आता है ना, कि जैसे कि बट अब वही सब आपको पता होना होता है, लेकिन अगेन ऑप्शंस ईजी रहते हैं। अगर आपको सब नहीं पता ना, अगर आपको 2-3 भी पता है तो फिर भी आप काफ़ी चीज़ें जो है उसे इजीली आंसर कर सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो होता है असर्शन एंड रीजन का। उसमें 2 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, है ना। और स्टेटमेंट 1 जो होगा हमारा असर्शन होगा, और स्टेटमेंट 2 में इसका रीजनिंग लिख देंगे। जैसे कि इंडिया डेट इज़ भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये असर्शन हो गया, रीज़न लिख देंगे कि जो स्टेट्स हैं उनके पास रिसीड करने का राइट है। ये क्वेश्चन आया था, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 स्टेटमेंट दे देंगे, फिर ऑप्शन रहेगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है ना, और ये जो है ये करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन है, या फिर स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, या फिर ये बोल सकते हैं कि सिर्फ असर्शन करेक्ट है, रीज़न रॉन्ग है, या फिर रीज़न करेक्ट है, असर्शन रॉन्ग है। तो ये 4 ऑप्शंस बनते हैं। अलग अलग चीज़ों के बन सकता है असर्शन और रीज़न, बट मैंने आपको ये बताया कि ये यहाँ का बन सकता है मेजरली। अब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाए किससे असर्शन और किससे रीज़न बनते हैं। पहले तो मैं आपको कहूँगी CUT PG का ही पेपर देखना, और CUT PG का जब पेपर हो जाता है तो आप एक बार आप लोग नेट का सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में पूछा गया उन क्वेश्चंस को आप लोग रेफर कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है क्रोनोलॉजी से रिलेटेड। क्रोनोलॉजी से रिलेटेड ये एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि डायरेक्ट टाइप्स क्वेश्चन है। जैसे बोल देंगे कि ट्रिब्यूनल्स, क्या लैंग्वेज यूज़ होता है पार्लियामेंट में, क्या डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है, GST काउंसिल क्या होता है, इसे बोलेंगे क्रोनोलॉजी में अरेंज करो कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ पहले आती है। पहले ट्रिब्यूनल आते हैं, कि पहले क्या लैंग्वेज यूज़ होता है पार्लियामेंट में वो आता है, या पहले GST काउंसिल आता है, या फिर इम्पीचमेंट के बारे में पहले आता है। तो ऐसे करके हमें दे देंगे कि क्रोनोलॉजी में इसको अरेंज करो। फिर जो प्रियाम्बल है ना हमारा, प्रियाम्बल में क्या करेंगे, प्रियाम्बल का भी क्रोनोलॉजी पूछते हैं। कि ये पूछेंगे कि पहले बताओ पहले कि करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो क्या करेंगे वर्ड्स थोड़ा बहुत इधर उधर कर देंगे, जैसे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, है ना, ऐसे करके ना। तो आपको एक बार प्रियाम्बल पूरा देखना पड़ेगा कि मतलब एकदम एकदम सीधा सीधा नहीं पूछेंगे, कि आपको लग रहा होगा ना एकदम सीधा सीधा पूछेंगे, एकदम सीधा सीधा नहीं पूछते। जैसे बोल देंगे कि डिग्निटी पहले है, कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पहले है, कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, 4 स्टेटमेंट लिख देंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर कर देंगे, एसेंस सेम, मतलब सेम ही निकल रहा होगा, लेकिन यही होगा कि वर्ड्स आगे पीछे हो जाएंगे, तो उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस वजह से प्रियाम्बल जो है पूरा एक बार ठीक से देख लेना। प्रियाम्बल तो बहुत, मतलब प्रियाम्बल तो ठीक से देख ही लेना। अगर उससे सवाल आए, उससे सवाल जो है ना, सवाल उसके कुछ बहुत अलग नहीं पूछा जा सकता है। 20 मिनट का है पूरा टॉपिक, तो अगर आ गया तो अच्छी ही बात है। तो ऐसे करके वो लोग क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं। अब क्रोनोलॉजी पूछने का तरीका क्या होता है, या वही ऑब्वियसली हो तो बोल देंगे कि इसे अरेंज कर दो, है ना,
ABCDE करके ऐसे लिख देंगे और अरेंज कर दो, तो जो पहले आएगा आप उसे अरेंज कर देंगे। और फिर लास्ट में जो कि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया होगा, इस टाइप के बारे में, वो है मैच। मैच किसी भी चीज़ का दे सकते हैं, मतलब यू नेम एनीथिंग उसको मैच में दे देंगे। प्रिंसिपल्स जो है, प्रिंसिपल्स को मैच द फॉलोइंग में दे देंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल्स लिख देंगे, यहाँ पे केस लॉस दे देंगे, अब मैच करो। यहाँ पे आर्टिकल्स दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि ये डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, ये स्पेशल रिपीटिशन की बात करता है, ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल्स लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, राइट टू प्रिवेसी लिख देंगे, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन लिख देंगे, और यहाँ पे राइट टू स्लीप लिख देंगे, है ना, और राइट टू एनवायरनमेंट लिख देंगे। ये 4 चीज़ें लिख देंगे, है ना, और यहाँ पे 4 केस लॉ दे देंगे। तो मैच द फॉलोइंग तो किसी भी चीज़ का बन सकता है, लेकिन मैच द फॉलोइंग से बच्चे बहुत घबराते हैं कि अरे 4 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। लेकिन पता है कभी कभी मैच द फॉलोइंग का ना, अगर बहुत तिगड़म केस पूछ लेते हैं ना, तो क्या करते हैं, ऑप्शन ईजी देते हैं। मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, वो लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन जो रहते हैं ना ईजी देते हैं आपको, कि अगर आपको 1-2 भी पता है ना, तो आप इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे चीज़ों को। जैसे आपको किसी एक का पता है कि अच्छा इसका पक्के से ये है, तो फिर क्या होगा, आपको एक आइडिया रहेगा कि अच्छा ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो इस तरीके से होता है। आई होप आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। ये मेजर मैंने चीज़ें कवर करी कि किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। किसी भी तरीके का डाउट है जो कि आपको लगता है कि आई कैन हेल्प यू विथ, प्लीज़ फील फ्री, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट। और बाकी आपको लगता है किसी तरीके का फीडबैक है या कुछ है, तो प्लीज़ डू मेंशन द कमेंट बॉक्स, विल ट्राई आवर बेस्ट टू इम्प्रूव इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।